हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। सो बच्चों, आज हम 11th स्कूल सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 2 करने वाले हैं। और इस लेक्चर 2 में हम ऑलमोस्ट बाकी बचे हुए जितने भी टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो लगभग सब इसमें आज कवर करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा वेट ना करते हुए आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक तो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रहेगी कि कैसे हम बॉन्ड बनते हैं। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेसिकली इन चार टॉपिक के साथ ही हमारे पास जो इसके लिए, इन टॉपिक को समझने के लिए जो अदर टॉपिक्स हैं, मतलब जो साथ में इसके टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, लाइक ओवरलैपिंग। एंड ओवरलैपिंग ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको हम समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, मतलब हमें इन चीजों को समझने के लिए एक ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग को तो हम उसको समझते हैं। बच्चों, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ही बॉन्ड बनता है। जब दो एटम पास में आते हैं एक दूसरे के, जब दो एटम एक दूसरे के पास में आते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहते हैं, तो कुल मिला के ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा होगा। अब कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं? बेसिकली हम जो अपनी मतलब सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं, हम उन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की बात करेंगे जिनकी ओवरलैपिंग की हेल्प से बॉन्ड बन सके। मतलब कि हम बेसिकली यहां पर हमारा जो रहेगा कि जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हैं, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, वही डेफिनेटली वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हीं की ओवरलैपिंग की वजह से, मतलब उन्हीं ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनता है। तो उसी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में किस किस टाइप की ओवरलैपिंग होती है, इस चीज को समझना है। तो सबसे पहला टॉपिक इन चीजों को समझने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। इस कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग में भी देयर इज ए 3 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होती है। 3 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग में हमारे पास सबसे पहला आता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, सेकंड आता है हमारे पास निगेटिव ओवरलैपिंग, एंड द थर्ड आता है हमारे पास जीरो ओवरलैपिंग। मेनली हमारे को जो सिलेबस में पढ़ना है वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग पढ़नी है। अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है? व्हेन द सेम फेज, व्हेन द सेम फेज ऑफ ऑर्बिटल्स overlap with each other, with each other। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम फेज? यहां सेम फेज का क्या मतलब है? यहां पर अगर मैं सेम फेज की बात करता हूं, इट मींस पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है, और वो देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा और निगेटिव निगेटिव से ओवरलैप करेगा। ध्यान से देखिएगा, मतलब कि सेम फेज मींस जैसे आपने ऑर्बिटल्स को रीड किया होगा, आपको याद होगा, हम जैसे पी ऑर्बिटल दिखाते थे। अगर मैं पी ऑर्बिटल दिखाऊं तो पी ऑर्बिटल में एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। दिस इज द फेज, यानी कि इस एरिया में वेव फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है। अगर मैं बात करता हूं इस एरिया की, तो इस एरिया में वेव फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। इस रिस्पेक्ट में जब निगेटिव निगेटिव से आके ओवरलैप करे, यानी कि सेम फेज निगेटिव निगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव से, दिस वेव फंक्शन का जो साइन है, दिस इज द साइन नॉट द चार्ज। दिस वेव फंक्शन का जो साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से कर रहा है, तो दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज ए पॉजिटिव ओवरलैपिंग। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है ये समझ में आया। अगर हम बात करते हैं एक निगेटिव ओवरलैपिंग की, व्हेन अपोजिट फेज, व्हेन अपोजिट फेज व्हेन अपोजिट फेज अपोजिट फेज overlap
विद ईच अदर, कुछ पंगा हो रहा है, देन अभी वेट, विद ईच अदर, विद ईच अदर। ठीक है, अपोजिट फेज का मीन्स क्या है? अपोजिट फेज का मीन्स ये है कि पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब के साथ दो अलग अलग टाइप के फेज ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, जहां पर जो ओवरलैपिंग होती है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैपिंग। अगर आप देखते हैं दिस इज द पॉजिटिव साइन, दिस इज नेगेटिव साइन, अगर ये ओवरलैप कहीं पर करेंगे, कहीं कहीं ऐसा कोई ऑर्बिटल्स आएंगे तो इस टाइप से नेगेटिव ऑर्बिटल मतलब नेगेटिव ओवरलैपिंग बनती है। दिस इज द नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर ऐसी ओवरलैपिंग कहीं पर मिलेगी तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैपिंग। अब हमारे पास क्या होता है, एक होता है जीरो ओवरलैपिंग। मतलब जीरो ओवरलैपिंग ऐसा क्या, दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास में आए, पास में आने के बाद बट उसमें कोई लोब्स ओवरलैप ना करें। लाइक हमारे पास क्या हुआ, मैं आपको थोड़े से विजिबिलिटी के साथ दिखाने की कोशिश करता हूं। तो हमारे पास मान लीजिए एक ऑर्बिटल ये है, एक लोब उसका ये है, एक लोब उसका ये है, और दूसरा ऑर्बिटल हमारे पास ये है। ऐसे समझ लीजिए ये एक दूसरे के पास में आ रहे हैं जेड एक्सिस के अलोंग, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको मैं पास लाके दिखाता हूं। आप मान लीजिए एक ऑर्बिटल हमारे पास ये है, ठीक है, एक ऑर्बिटल हमारे पास ऊपर से ऐसे करके परपेंडिकुलर ये है, और इन दोनों को मैं एक दूसरे के पास में लेकर आ रहा हूं। यहां पर बस सेंटर टू सेंटर मिलाना है, पर यहां पे देखो कोई भी फेज ओवरलैप नहीं कर रहा। अगर फेज ओवरलैप की बात होती है तो कुछ ऐसा होता है, ऐसे ये साइड में एक दूसरे के ओवरलैप करे, या फिर कुछ ऐसा होता है, ये एक दूसरे के पास में अगर ऐसे करके आते हैं तो भी ओवरलैपिंग होती है, आपको विजिबल है, या फिर वो ऐसे करके आए। ठीक है, तो जब ऐसे आएंगे तो ऐसी ओवरलैपिंग पॉजिटिव या नेगेटिव में काउंट होगी, एटलीस्ट फेज ओवरलैप तो करने चाहिए। जब कोई फेज ओवरलैप ही ना करे, नो फेज ओवरलैप विद ईच अदर, इस वाले केस में व्हेन नो फेज ओवरलैप with each other, with each other। अब बेसिकली बच्चे है क्या चीज, हमारे पास क्या होता है, हमने ओवरलैपिंग क्यों पढ़े? हमने साइंटिस्ट ने यह देखा कि जब हमारे पास ओवरलैपिंग तीन टाइप की बनी तो इन ओवरलैपिंग से तीन टाइप के नए ऑर्बिटल्स बन के आते हैं। एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो फिलहाल हाइब्रिडाइजेशन और वीबीटी जो हमें कॉन्सेप्ट में पढ़ना है, हम कंसीडर करके चलते हैं कि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और वो भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग कर रहे हैं। मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर दो ऑर्बिटल पास में आए हैं तो बॉन्ड बना रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग मींस बने हुए बॉन्ड को तोड़ना, नॉन बॉन्डिंग मींस जो बॉन्ड थे जैसे ऑर्बिटल थे वैसे ही हैं, उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं हुई है। तीनों का कंक्लूजन ये निकलता है। बट अभी फिलहाल हमें जो यहां पर देखना है, अगर मैं यहां की बात करता हूं तो आपको और मेरे को दोनों को यह देखना है कि हम जो ओवरलैपिंग करा रहे हैं वो हम केवल पॉजिटिव करा रहे हैं। पॉइंट क्लियर? आप केवल और केवल पॉजिटिव के हिसाब से इस चीजों को आगे लेकर चलेंगे। तो बच्चे हमारे पास क्या आया, इस पॉजिटिव ओवरलैपिंग के बेसिस पर हम क्या बात करते हैं। अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग भी तो दो टाइप से आ सकती है भाई। अगर मैं आपको पेन के थ्रू दिखाऊं, आप ना पेन में ये कंसीडर करके चलिएगा, जैसे मान लीजिए इसे मैं सेंटर से होल्ड करता हूं तो एक ऊपर लोब है एक नीचे लोब है, तो एक लोब ऊपर पी का एक लोब नीचे। अब ये देखो दो ऑर्बिटल्स आपके पास आ गए और इनको आप ये कंसीडर करिए। देखिए इसके पास दो चांस है, एक तो ऐसे कर ले ओवरलैपिंग और एक ये ऐसे कर ले पास में आ जाए। तो इस तरीके से तो भी इस तरीके से भी तो ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं, एक समथिंग लाइक दिस, एक समथिंग लाइक दिस। तो इस वजह से देयर इज ए टू टाइप ऑफ बॉन्ड कैन फॉर्म। एक बन सकता है सिग्मा बॉन्ड, एक बन सकता है पाई बॉन्ड। आपसे मैंने पहले भी जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात की थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में, तो उस क्लास में आपको मैंने सिग्मा और पाई के बारे में बताया था। अब ये सिग्मा और पाई बनता कैसे, इसके बारे में बात करनी है हमें।
तो सिग्मा बॉन्ड है क्या? अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करता हूं तो इट इज फॉर्म, this type of covalent bond is formed by the end to end, head to head इस तरीके से ये बनेगा। दिस इज अ हेड टू हेड, पॉइंट समझ में आया? हेड टू हेड, ये वाले हेड टू हेड ये वाला ज्वाइन होगा। हेड हमारे पास हेड टू हेड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बच्चे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मींस होता है जिस एक्सिस, अच्छा देखो मैं ऐसे करके पास ला रहा था तो एक्स एक्सिस, मैं ऐसे करके पास लाऊंगा तो वाई एक्सिस, मैं ऐसे करके पास लाऊंगा तो इट इज अ जेड एक्सिस। इसके हिसाब से हमें लेके चलना होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो जेड एक्सिस अगर हम बात करते हैं तो ऊपर नीचे से लेकर आना है, एक्स एक्सिस से बात कर रहे हैं तो ऐसे, और वाई एक्सिस से बात कर रहे हैं तो ऐसे। जनरली एक अंडरस्टैंडिंग होती है केमिस्ट्री के अंदर कि जेड एक्सिस जो है, हम जनरली जो एटम्स एक दूसरे के पास में आते हैं वो जेड एक्सिस से एक दूसरे के पास में आते हैं। मींस बाय डिफॉल्ट वी कंसीडर कि जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पॉइंट क्लियर हो गया? जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज अ बाय डिफॉल्ट पॉइंट। तो चलिए बच्चे, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कैसे, दिस इज कॉल्ड हैज head on overlapping or axial overlapping. This can be formed by any one of the following type of combination of the atomic orbital. अब कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? एक कॉम्बिनेशन होता है एसएस ओवरलैपिंग, एक एस ऑर्बिटल आया, दूसरा एस ऑर्बिटल आया, दोनों ने मिला और एसएस ओवरलैपिंग की वजह से एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। पॉइंट समझ में आया? सिग्मा, इसे पढ़ लेते हैं। इन दिस केस देयर इज द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड। अच्छा, हमारे पास जनरली बॉन्ड बनाने के लिए एक के पास आधा एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेंगे और शेयरिंग के साथ ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोनों के ऑर्बिटल्स में, यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसमें दो इलेक्ट्रॉन बन चुके होंगे, आ चुके होंगे। तो फिल्ड विद एस ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एज शोन, दो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लेकर आइए एस ऑर्बिटल और एस एस के आने से सिग्मा एस एस ओवरलैपिंग बन जाती है। इट इज क्लियर? सर क्या और भी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पॉसिबल है? यस बच्चे, और भी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अगर हम और भी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो एक sp ओवरलैपिंग है, एज इट इज आप लैंग्वेज पढ़िएगा। एक s ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, एक s ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और करने के बाद sp ओवरलैपिंग से सिग्मा sp बॉन्ड बना देगा। सिमिलरली P, अभ्यास से P में ऑप्शन होते हैं कि वो पाई बॉन्ड बनाए या फिर सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो यहां पर पहले अगर हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो PP ओवरलैपिंग में P को कुछ इस हिसाब से, ये इधर से आया और ये वाला एरिया ओवरलैपिंग में बन के आया जिसको मैंने हाईलाइटेड कर दिया है। पॉइंट समझ में आ गया? तो दिस इज नोन एज ए सिग्मा पी बॉन्ड या PP ओवरलैपिंग टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। सर क्या ये तो हो गई सिग्मा बॉन्ड की बात, हमारे पास पाई बॉन्ड कैसे बनता है? एज आई से कि पाई बॉन्ड दो बॉन्ड ऑर्बिटल ऐसे लेकर आइए साइड वाइज और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो पाई बॉन्ड हमारे पास इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल। इनकी जो एक्सिस है ये एक दूसरे के पैरेलल में रहेगी, एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड perpendicular to the internuclear axis. The orbitals formed due to the side-wise overlapping consist of two saucer type charge cloud. Means इन्होंने ये दिखाया टू बनाना टाइप सॉसर्स, मींस जो जिसपे हम जैसे बड़े फैशनेबल हिसाब से देखा जाए, जब हाई फाई क्लास में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, कप प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर कप रखते हैं, तो वही सॉसर। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पर पार्टिसिपेटिंग एटम्स, मींस दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। जब यार ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ समथिंग लाइक ऐसा दिखाई देना हमें शुरू हो जाता है। तो यही पाई बॉन्ड बनता है जब दो p ऑर्बिटल ऐसे करके एक दूसरे के पास में आए। पॉइंट समझ में आया? तो p ऑर्बिटल मतलब p बॉन्ड पाई बॉन्ड पता चल गया कि पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पता चल गया कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। राइट नाउ अब हम आगे चलते हैं और हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। इन थ्योरी ने ये बोला, इस थ्योरी ने हमें ये बताया कि भाई फॉर्मेशन, इस थ्योरी ने हमें ये बताया, अगर हम बात करते हैं, हमारे एनसीईआरटी ने ये बोला कि
एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमें यह बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल will take part in bonding. Orbitals of valence shell will take part in bonding. Will take part in bonding. ठीक है, चलिए इन्होंने पार्टिसिपेट करने की बात करी, तो यार इसको ना फॉर्मेशन ऑफ H2 की हेल्प से समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ H2 मतलब H2 मॉलिक्यूल 2H से कैसे बना होगा, बेसिकली इसको कैसे समझते हैं हम, इसकी बात। भाई मुझे पता है हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया s ऑर्बिटल में। दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आया। हुआ क्या भाई साहब, ये एक दूसरे के पास में गए, पास में जाने के बाद क्या हुआ, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दिया। मींस किस टाइप की एसएस ओवरलैपिंग हुई होगी, हुई होगी या नहीं होगी, ओवरलैपिंग। बट अगर ये बॉन्ड बन के मॉलिक्यूल बन रहा है तो ऐसे कौन कौन से फोर्सेस होंगे जो इसमें गवर्न हो रहे होंगे, आइए इसी की बात करते हैं। मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और दूर कहीं इलेक्ट्रॉन उसका रोटेट होता हुआ ये पड़ा हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है। दूसरा एटम पास आया होगा पॉजिटिव, उसका इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां पर, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिखाने में, मतलब मुझे चीजें दिखाने में थोड़ा आसानी होगी यहां से। अब देखो क्या चीजें हमारे पास इसमें एक्ट कर रही हैं। हमारे पास इसके और इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके और इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब ये दो एटम एक दूसरे के पास में आए होंगे तो नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डेवलप हुए होंगे, ये डेवलप हुए होंगे, नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डेवलप हुए होंगे। अच्छा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी तो डेवलप हुए होंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो होंगे एक तो ये इनके बीच में और एक ये इनके बीच में। ठीक है, दिस इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, और दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। होगा। तो यार कुल मिला के कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट हुए, और किसी मॉलिक्यूल के बनने के लिए वैलेंस शेल के ऑर्बिटल तो ओवरलैप करते ही करते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन should be greater than force of repulsion। अगर ऐसा होगा बच्चों तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा। अब यार इसी वीबीटी के बेसिस पे जैसे मैंने हाइड्रोजन का दिखाया, और डेफिनेटली हमें पता चल गया कि एटम्स जो हैं, मतलब कि एटम बनने के लिए जो वैलेंस शेल के एटम, सॉरी मॉलिक्यूल बनने के लिए जो एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स या वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने चाहिए। समझ में आया बच्चों? राइट नाउ मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2। चलिए बच्चे फॉर्मेशन ऑफ O2 समझते हैं। मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों होता है हमारे पास 1s2 2s2 2p।
अगर मैं इसको बॉक्स की हेल्प से बनाता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा सा बन के आता है, 1 2 3 और 4। ऐसे ही ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4। तो हमारे पास आया 1 2 1 2 और 1 2 3 4, कुछ ऐसा सा बन के आया। होगा क्या, यहां पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये इसके साथ, ये इसके साथ, एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा सिग्मा और एक बनाएगा पाई। मींस दो ऑर्बिटल, दो एटम्स के जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहे होंगे, जनरली वही आते हैं और मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो बन के क्या आया, ओ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, और एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड तो दूसरा बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बच्चे, ये तो हुआ हमारे पास O2। अब एक समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4। भाई ये डेटा हमारा मैच करा, सब कुछ करा इसने, सही है। अगला हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4। फॉर्मेशन ऑफ CH4। अभी हम जब फॉर्मेशन ऑफ CH4 समझते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ CH4 समझते हैं, तो उसके हिसाब से क्या है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p। पॉइंट क्लियर हो गया भैया? अब हमारे पास क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं तो एक बनेगा S, 1 2 और आते हैं P। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, हमारे पास पता है 4 हाइड्रोजन आने हैं, तो 4 हाइड्रोजन के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन जंप करना है और यहां पर ये जो बन के आएगा, ठीक है, यहां पर हमारे पास जो बन के आएगा वो कुछ ऐसा सा बन के आएगा, 1 2 1 3 4। दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन आए भाई, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ। भाई बॉन्डिंग कर ली। अब इन्होंने 4 सिग्मा, क्योंकि एस देखो यहां पे एस ओवरलैपिंग, sp sp sp, तो देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड, देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 सिग्मा बॉन्ड एंड उसमें देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड in which 3 sigma bond have same strength, whereas one have different तो हुआ क्या बच्चों, ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंट shows all the CH bond strength are same। तो फिर वीबीटी तो फेल हो गई। तो वीबीटी एक्चुअली फेल नहीं हुई थी, मतलब वीबीटी के अंदर ही साइंटिस्ट जो डेवलप कर रहे थे इस थ्योरी को,
उन्होंने एक नई सिचुएशन और एक नई थ्योरी लेकर आए इसी के अंदर, मतलब एज ए हाइब्रिडाइजेशन काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द वीबीटी, क्योंकि वीबीटी जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है उसी कॉन्सेप्ट पे हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, बट उसके अंदर एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ कंपाउंड. सो इट मींस हमारे पास this is the wrong explanation, this is the wrong explanation of CH formation of CH4. So what is the right explanation? हुआ क्या होगा, आइए हम समझते हैं. So the right explanation for CH4, सो राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ CH4 के लिए क्या हुआ कि जो कार्बन था दैट इज 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2. अगर मैं इसकी बात करता हूं 1 2 3 4, हमारे पास दिस इज इन ग्राउंड स्टेट और एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहां भेज देना है. तो एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूंगा तो हमारे पास जो जाएगा दिस इज 1 2 3 4, और एक्साइटेड स्टेट के बाद अब चारों हाइड्रोजन आके अभी बॉन्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि चारों हाइड्रोजन आके अभी बॉन्डिंग करते हैं तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होगी. पहले क्या होगा, ये 4 ऑर्बिटल को हम मिक्स करेंगे, हम मिक्स करके क्या कराएंगे, 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे और हमारे पास 4 नए ऑर्बिटल्स का नाम आएगा sp3. एक इलेक्ट्रॉन इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे चारों इलेक्ट्रॉन को, देन फिर हाइड्रोजन आएंगे भाई साहब और इनके साथ बॉन्डिंग करेंगे. पॉइंट समझ में आ गया, आएंगे इनके साथ और फिर बॉन्डिंग करेंगे. मैं बताता हूं कैसे. आप ऐसा समझ लीजिए, कार्बन के घर पे 4 हाइड्रोजन एज ए गेस्ट आए, तो कार्बन ने देखा अरे यार 4 लोग आए हुए हैं पर मेरे पास तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो कार्बन क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहां भेजता है. चारों इलेक्ट्रॉन को जंप करा के उसने यहां भेज दिया, तो फिर अब यहां पर आ गए. अब राइट नाउ इसे ऐसा समझ लो कि अब उसके पास 4 लड्डू हैं, मतलब यहां पर देखा जाए तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 लड्डू हैं और उन 4 लड्डू में से 3 बेसन के हैं और 1 बूंदी का लड्डू है. अगर वो सामने रख देगा चारों लड्डू तो एक हाइड्रोजन नाराज हो जाएगा, कहेगा भाई तुमने मुझे बूंदी का दिया, सबको बेसन का दिया, ऐसे कैसे चलेगा, मैं नाराज होके जा रहा हूं. कार्बन नहीं चाहता कि वो किसी को भी नाराज करे, ठीक है, वो किसी को नाराज करते हुए नहीं देखता, सबके साथ बॉन्डिंग उसकी बढ़िया रहती. तो वो कार्बन क्या करेगा, कहता है रुको भैया तुम जाओ मत नाराज होके, मैं कुछ करता हूं. कार्बन के दिमाग में एक चीज आई तरकीब. कार्बन वापस गया अपने किचन में और वहां पर जाकर क्या करता है, वो चारों लड्डू को फोड़ता है और फोड़ने के बाद 4 नए लड्डू बनाता है. फोड़ के कैसे, पहले फोड़ा, मिक्स करा, मिक्स करने के बाद 4 नए लड्डू बनाए और इन 4 नए लड्डू को लाके हाइड्रोजन के सामने पेश कर दिया. अब कह दिया अब आप खाइए. अब कौन नाराज होगा, अब ना वो लड्डू बेसन का है प्योर, ना ही वो किसका है, बूंदी का. इट इज अ बेसन बूंदी लड्डू. तो वही हाल कुछ ये हुआ कि एक s3p ऑर्बिटल मिले और मिलके हमें 4 नए, देखो 4 ही नए लड्डू बनाए थे, तो चारों नए लड्डू का नाम क्या मैं बोल सकता था, बेसन, क्या मैं बोल सकता था बूंदी, नहीं. तो चारों नए लड्डू जो हैं वो सेम उसके निकल के आएंगे. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस चारों न्यू लड्डू इज नोन एज ए sp3, यानी कि दिस 4 न्यू ऑर्बिटल ईच, दिस भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 एंड ये भी sp3, दिस ऑल 4 न्यू लड्डू या न्यू ऑर्बिटल आर नोन एज sp3 ऑर्बिटल. पॉइंट समझा. अब इनके साथ जो बॉन्डिंग होगी वो इक्विवेलेंट होगी. अब बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट आएगा, बॉन्ड एंगल बराबर आएगा. अब जो डेटा हमारी एक्सपेरिमेंट, जो हमारा डेटा कह रहा था वही थ्योरी भी कह रही है. पॉइंट समझ में आ गया. तो काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है, आइए अब हम इसको समझते हैं.
तो चलिए बच्चे, अब हम क्या समझते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको फुल डिटेल में समझते हैं। तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की मैं बात करता हूं, तो एक टाइप से मैं बोलूं, इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना। मतलब हमसे कोई चीज एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा यार क्यों ना हम इसको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन करें। हमने उस कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया, हमने एक मॉलिक्यूल देखा उसमें लग गया, दूसरा देखा उसमें लग गया, तीसरा देखा उसमें लग गया, चौथा लग गया उसमें मतलब चौथा देखा उसमें लग गया। तो हमने एक थ्योरी बनाई और उस थ्योरी को मॉलिक्यूल में अप्लाई किया और वो एप्लीकेशन लगभग बहुत से मॉलिक्यूल में लग गई। तो इस बेसिस पर हमने एक फिनोमिना बना लिया, एक थ्योरी बना ली, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है? Hybridization, it is a phenomena of intermixing। मतलब कुल मिला के जैसे लड्डू मिलाए थे मैंने, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और वो भी क्या, सेम एनर्जी के। ऐसा नहीं एक बेसन का लड्डू आपने इतना बड़ा ले लिया और बूंदी का लड्डू इतना सा ले लिया, नहीं, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे एनर्जी। मींस अगर बूंदी का लड्डू इस साइज का है तो बेसन का भी इसी साइज के आसपास होना चाहिए। मींस दो ऑर्बिटल को आपको इंटरमिक्स करना है, वो भी नियरली इक्वल और नियरली सेम एनर्जी के, और उसके इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास जो नए ऑर्बिटल्स बन के आएंगे वो भी उसी नंबर के बराबर आएंगे। जैसे आपने दो लड्डू मिक्स किए थे तो दो ही नए लड्डू बनाने हैं, चार लड्डू मिक्स करे तो चार ही नए लड्डू बनाने हैं। मींस कुल मिला के आपने चार ऑर्बिटल मिक्स करें तो चार नए ऑर्बिटल बन के आएंगे, अगर आपने दो ऑर्बिटल मिक्स करे हैं तो नए दो ऑर्बिटल्स बन के आएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? सो बच्चे, यहां पर इट इज अ फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स, दो या दो से ज्यादा। भाई इंटरमिक्स तो दो ही हो सकते हैं ना, एक हमने पिटारे में डाला, एक इंटरमिक्स करा, बाहर एक निकाल लिया, अरे क्या इंटरमिक्स करा, एक थोड़ी ना कोई इंटरमिक्स होगा। बेसन का लड्डू डाला, फोड़ा, वापस बेसन का लड्डू बना दिया, ये कोई इंटरमिक्सिंग थोड़ी ना होगी। मतलब आपको दो ऑर्बिटल्स एटलीस्ट मिक्स करने होंगे, ठीक है, having a same or slightly different energy and give a set of new hybrid orbitals having equivalent energy and shape। means जो आपने नए ऑर्बिटल्स दिए वो एक तो बराबर शेप के होंगे और बराबर एनर्जी के होंगे। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, हमारे पास क्या है, आप समझ लो ऑर्बिटल को फिलहाल अभी के लिए लड्डू, बेसन का, बूंदी का, एक हमने बेसन का लिया, एक बूंदी का लिया, मिक्स करा, बूंदी बेसन का दो नए लड्डू बना दिए। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल लिया, एक p ऑर्बिटल लिया, दोनों को मिक्स किया, नए दो ऑर्बिटल बनाए, sp sp। पॉइंट समझ में आ गया हमारे पास? चलिए बच्चे, अगर हम यहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यार हमारे पास क्या होता है कि अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ फीचर्स, साइलेंट फीचर्स जो हमें ध्यान रखने हैं कि भैया, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हमारे पास इस वाले केस में हमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है? साइलेंट फीचर्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द मेन फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर एज अंडर, ये गिवन है। The number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized। चार हाइब्रिड ऑर्बिटल, आज चार ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करा रहे हैं तो चार ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे। पहले पॉइंट का मतलब, द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। यही तो पॉइंट स्टेटमेंट डेफिनेशन में लिखा, बस डेफिनेशन को इन्होंने पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर दिया। मान लो आपने s और p दोनों अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल से मिलाया, एक s और एक p मिलाया और हमारे पास दो नए ऑर्बिटल आए sp। अब जो दो नए ऑर्बिटल आए हैं उनकी एनर्जी और उनकी शेप दोनों चीजें सेम होंगी। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया, जहां जहां पर हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं वहां वहां पर बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। These our hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have the minimum repulsion। आपको वेस्पर थ्योरी याद है?
वेस्पर थ्योरी क्या बोलती थी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, यानी वहां बॉन्ड पेयर की बात हो रही थी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, ऑर्बिटल बना, उसने दूसरे एटम के साथ ओवरलैपिंग करी होगी तो एक बॉन्ड पेयर बनाया होगा, और बॉन्ड पेयर जब बना होगा तो उनमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड इन सच अ वे जहां पर रिपल्शन मिनिमम हो। मतलब ऐसे अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं, उन्हें उसी एरिया में रहना है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन मिनिमम मिल सके। पॉइंट क्लियर हो गया? तो राइट नाउ डायरेक्टेड इन स्पेस in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pair and thus the stable arrangement. Therefore the type of hybridization indicates the geometry of the molecules. Actually अब आती वेस्पर थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन की, बट मैंने वेस्पर थ्योरी आपको पहले पढ़ा दी सो दैट कि आपको चीजें याद रहे। एनसीईआरटी भी पहले ही बात करती है वेस्पर थ्योरी की, जिससे कि आपको ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आपको इसको चीज इस हाइब्रिडाइजेशन को सॉल्व करना आसान हो जाए आपके लिए। पॉइंट क्लियर हो गया? राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगर हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, द ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। हमारे पास द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। हमारे पास जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं वही हाइब्रिडाइजेशन के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं या अपने आप को पार्टिसिपेट करने में यूज करते हैं। पर द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। मैंने बोला जरूरी नहीं है, देखो एनर्जी में ऐसा नहीं होना चाहिए एक की एनर्जी यहां है तो एक की एनर्जी यहां हो जाए, एनर्जी यहां से यहां हो जाए, ऐसे समझ लीजिए, या एनर्जी ये हो जाए या एनर्जी ये हो जाए, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एनर्जी हो जाए, बट ऐसा ना हो कि एक की एनर्जी आसमान छू रही है और एक की पताल, ऑलमोस्ट आसपास एनर्जी के होने चाहिए। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू द हाइब्रिडाइजेशन। अगर अभी आपको याद होगा तो मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन को जंप कराया था हायर एनर्जी में, तो यही बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट द, हमारे पास अगर हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करेंगे तो इज नॉट द प्रायर कंडीशन, मतलब बहुत जो प्रायर कंडीशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराना ही है, जरूरत पड़े तो जरूर जंप कराइएगा, नहीं पड़ रही तो मत कराइएगा। It is not necessary that only half-filled orbital participate in the hybridization. In some case, even filled orbitals of the valence shell take part in hybridization. भाई जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ही पार्टिसिपेट करे, हमने कई केस ऐसे दिखाएंगे आपको जिसमें फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब पहले मैं क्या करूंगा, आपको मैं पहले एक टेबल बनवाऊंगा, उस टेबल के बाद मैं 1 बाय 1 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं। इफ यू नो दैट टेबल, अगर वो आपको टेबल पता है तो आपको मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपके लिए बहुत इजी है। अब वो टेबल क्या है भाई, इस हाइब्रिडाइजेशन से फर्दर बात करने से पहले मैं ये टेबल बनाना चाहता हूं। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई, ठीक है, तो मीन्स समझ लो फिर तो बहुत आसान है। ये हो गया सीरियल नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, ठीक है। यहां पर आएगा हाइब्रिडाइजेशन और यहां पर आप लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट। इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को एकदम यहीं पे लिखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन या ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट, ऑर्बिटल्स taking part in hybridization, taking part in hybridization,
और इसको लाइन ड्रॉ करते हैं और दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पर हम लिखते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ठीक है। तो फर्स्ट वन इज सीरियल नंबर। हमारे पास सीरियल नंबर क्या आएगा? थोड़ी सी लाइन सीधी ड्रॉ नहीं हुई है तो ये हमने ऐसे कर दी। आई थिंक अब सीधी ड्रॉ हो गई है। यस। तो सीरियल नंबर 1, ऑर्बिटल्स का सम सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 2 होगा तो हमारे पास एस पी मिलेगा। एस प्लस पी एन ई पी, एस प्लस पी। अब पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन एस पी। ठीक है। ज्योमेट्री हमारे पास लीनियर। ठीक है, ये लीनियर। अगला आता है हमारे पास ये टेबल। सब लोग वीडियो पॉज कर लेना लास्ट में और टेबल को आप बना लीजिएगा। तो सीरियल नंबर 2, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम आया 3 और यहां पर ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन एस प्लस एनी 2 पी, एनी 2 पी एक्स पी वाई हो सकता है, पी वाई पी जेड हो सकता है, पी जेड पी एक्स। तो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है sp2। इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर। आई एम टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्री। यहां पे लोन पेयर भी है तो इट कैन बी लोन पेयर भी कैन बी प्रेजेंट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री नॉट द शेप। शेप डिपेंड कर जाएगा कि कितने लोन पेयर है उस पर। आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड, सम आया 4। दिस इज द sp, s प्लस पी एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। दैट इज द s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। तो दैट शुड बी sp3 और ये होगा टेट्रा हेड्रल। दिस इज द टेट्राहेड्रल। तो आपको क्या करना है? हाँ जी, दिस इज अ टेट्राहेड्रल। अगला आता है थर्ड के बाद फोर्थ। तो फोर्थ यहां पर आता है सम 5 और ये आता है एस, एक पी एक्स, अब पी वाई पी जेड एंड प्लस डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर हमारे पास यूटिलाइज होता है तो इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं डी जेड स्क्वायर। और इसका जो हमारे पास बनता है दैट इज द sp3t। भाई जितने ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं वो पावर नहीं है, वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है sp3। यानी कि 3 p यूज हुए होंगे, d एक s तो होता ही बेचारा एक है। तो दिस इज द ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लास्ट में दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं, नहीं तो मैं इसको लिख देता हूं बाई ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगला आता है बच्चों, अगला और हमारे केस के लिए लास्ट। इससे ज्यादा हमें अपने स्कूल सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये टेबल आती है और वीबीटी आती है तो कोई ताकत नहीं है आपसे क्वेश्चन गलत करवा ले। ठीक है। चौथे के बाद पांचवा यहां पर आता है सम 6, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड और प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। अगर हम देखते हैं
तो यहां पर जो आता है हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 और इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसे वीडियो पॉज करिए और इसको बना लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आप इसे बना भी सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको बना भी लीजिए। अब मैं ये जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, दिस इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इन्हीं हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा एक दो हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में डिस्कस कर दे रहा हूं मैं। डिटेल में डिस्कशन में क्या है, जैसे कि मान लो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला क्या है कि पहला वाला है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होगा और मिक्स होने के बाद दो नए इक्विवेलेंट एनर्जी, कभी कभी आपने वो देखा है मूवी में, वो बॉल पकड़ के फेंकते हैं और डॉल से जो खड़ी होती हैं, ठीक है, वो गिराते हैं। ठीक है, तो हम जो खेलते हैं ये वाला गेम बॉलिंग, ठीक है, तो बॉलिंग स्टंप जो होते हैं वैसे ही बॉलिंग स्टंप की तरह यहां पर ये हमारे पास ऑर्बिटल्स इज लुक लाइक समथिंग, एक लोब छोटा एक लोब बड़ा, ऐसा ऑर्बिटल्स हम मानते हैं, ऐसा कुछ हमें ये दिखने में लगता है। तो ये दो नए ऑर्बिटल हुए। अब ओवरलैपिंग ये बड़ा लोब करता है, तो ओवरलैपिंग करेगा बड़ा लोब, तो ये एक दूसरे से एकदम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बड़ी दूर पर रहेगा। तो उसी पे दिखाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो मैंने कुछ एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर को पिक किया हेल्प के लिए, एक एस एक पी, और एक दूसरे को मर्ज करते हुए जो बन के आएगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा। ठीक है, आइए इसके लिए ना एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ BeCl2। किसका लिया मैंने? BeCl2। पहले तो तरीका, सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हैं? सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 2। तो टोटल अगर हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड पेयर, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था 2 लोन पेयर आया हमारे पास 0, सम निकल के आया 2। तो अब 2 की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp ओनली, sp। तो बच्चे अब sp है तो कैसे इसको यहां पर एक्सप्लेन किया जाए? मान लेते हैं बोरॉन जो है, बेरिलियम जो है, बोरॉन बार बार कह रहा हूं, बेरिलियम, दैट शुड बी द 1s2 और 2s2 और 2p0। यही होगा या नहीं होगा? मुझे पता है कि 2 Cl आने हैं उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये, और ऐसे। दिस इज अ ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में से हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया हमने फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड। मुझे पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, यानी एक s और एक p, बाकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। मैंने पहले ही निकाल लिया है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, sp। तो हमारे पास ये एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होंगे और 2 नए ऑर्बिटल्स देंगे, एंड इन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं sp। एक इलेक्ट्रॉन इसको दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दो, Cl भाई साहब आएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। p अनपेयर्ड बचा रहेगा, मतलब p विदाउट ऐसे खाली, सॉरी अनपेयर्ड कह रहा हूं, एम्प्टी ऑर्बिटल p इसके पास पड़ा रहेगा। बट जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ये, इसके बेसिस पर देखो हमारे पास एक दूसरे से पार्ट, देखो ऐसे करके, पहले आप इसे देखें, मैं ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूं, तो देखो ऐसे करके ये गया, एक ये एक ऑर्बिटल ये बन के आया, एक अनदर मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूं, अनदर ऑर्बिटल ये बन के आया, ऐसे करके आया या नहीं आया? ये 2 ऑर्बिटल बन के आए एक दूसरे से अपार्ट, क्योंकि मुझे पता है यही लोब पार्टिसिपेट करता है। Cl का ये लोब आया, पार्टिसिपेट करा, Cl का ये लोब आया, पार्टिसिपेट करा,
और हमारे पास एक बॉन्डिंग बन के आ गई। ये मैंने फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। हमारे स्कूल एग्जाम में हमें ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर, वो बस सीधे पूछेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इतना निकलवाना वो पूछेंगे। चलिए मैं अगले सेकंड की मैं बात करता हूं। अगर मैं सेकंड हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो सेकंड हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2, यानी कि एक s, एक ps, एक px, कोई भी ले लीजिए। हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स मिले और वो तीनों मिलके क्या बन जा रहे हैं, यहां पर ये और ये तीनों ऑर्बिटल्स हमारे पास ऐसे बन गए। बच्चे तीन हमारे पास ये तीन नए ऑर्बिटल्स बने। अब ये इनकी ज्योमेट्री एंड शेप कैसी हो सकती है? इनकी ज्योमेट्री एंड शेप कुछ समथिंग लाइक ये तीन ऑर्बिटल मिले और इनकी ज्योमेट्री ये दिखेगी। इन्होंने एग्जांपल BCl3 का लिया है। मैं वही एग्जांपल, इन्होंने क्या एक्चुअली एनसीईआरटी ने, इन्होंने यहां पर सेंस है एनसीईआरटी, पढ़ा तो मैं ही रहा हूं, बता तो मैं ही रहा हूं, बट एनसीईआरटी ने क्या एग्जांपल लिया है, हम उसी एग्जांपल को पिक कर लेते हैं टू एक्सप्लेन, सो दैट आपके स्कूल एग्जाम में वो काम आए। चलिए बच्चे, मैंने BeCl3 की बात करी, पहले सॉरी BeCl2। पहले तो मैं आपको ट्रिक से बताऊं कि भैया हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। BeCl3 मुझे पता है, बोरोन, बोरोन के पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, पांच टोटल इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p1, यानी कि 2s2 और 2p1 वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तीन Cl है और एक Cl एक सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड ये बना देंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर। लोन पेयर, बोरोन पे कोई लोन पेयर बचा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन बचेगा तो लोन पेयर की बात करेंगे। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आया 0, हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया sp। चलिए, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। ग्राउंड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, एक दो एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के हमने यहां भेज दिया, तो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। और यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। मुझे पता है 3 Cl आएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मैंने डेटा से भी निकाल दिया कि एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइज हो गए, और हमारे पास क्या बन के आ गया, sp2, यानी कि तीन नए ऑर्बिटल बन के आए, एक दो, एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करा, Cl आए, Cl भाई साहब ने बॉन्ड बनाया और कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर वो बना के दे देगा। पॉइंट समझ में आ गया? देखो बच्चे, मैं फुल उसमें यहां पे बता रहा हूं आपको, बस केवल अगर वो बोलता है एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन BCl3, तो आपको जस्ट नीड टू एक्सप्लेन दिस पार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियरिटी है? चलिए बच्चे, अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दिस इज नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यार sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन का एक्सप्लेनेशन होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, दैट इज अ CH4। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार, चार हाइड्रोजन आए, चारों ने सिग्मा 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिए। लोन पेयर के नाम पे बचा हमारे पास 0, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है sp3। ठीक है, sp3 निकल के आ गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3 के हिसाब से आप डेटा निकालते हैं, कैलकुलेशन। तो यानी कि कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखता हूं तो दैट इज द 1s2 2s2 2p 2p2, यानी कि हमारे पास 1 2 1 2 2s2, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा। ठीक है, तो हमारे पास
अगर हम बात करते हैं दिस इज इन ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचता है यहां पर। तो एक्साइटेड स्टेट में हमने इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया यहां से यहां तक, ठीक है। चलिए भाई, अगर एक्साइटेड स्टेट में मैंने यहां पहुंचा दिया है तो अब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। मुझे पता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, मैंने पहले डेटा निकाल लिया ट्रिक से। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो मैं क्या करूंगा, इन चारों को मिक्स करूंगा और sp3 बनाऊंगा, और sp3 बन के आएगा कुछ ऐसे। और sp3 बन के आया, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आएंगे, ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करेंगे, और ये जो sp3 बन के आया है बच्चों, ये कैसा दिखेगा, ये चार ऑर्बिटल मिक्स हुए और इट इज समथिंग लुक लाइक दिस। कैसा बन रहा होगा, इट इज समथिंग लुक लाइक दिस। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये हाइड्रोजन CH4 की मैं बात करूंगा तो ये इट इज समथिंग लुक लाइक दिस। पॉइंट क्लियर हुआ, कैसा दिखेगा। आइए इसी तरीके से हम और पढ़ते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि भैया NH3 और वाटर के अंदर कैसा आएगा। तो आपको मैं वाटर के अंदर पहले हाइब्रिडाइजेशन, पहले NH3 की मैं बात करता हूं। NH3 आपको पता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन के पास है हमारे पास बच्चों 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 हाइड्रोजन आए, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर बना देते हैं, बचे हुए रह गए 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर। तो 2 उसकी वजह से हमारे पास लोन पेयर बना जाता है 1। तो यानी कि 3 लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड पेयर का सम हुआ 4। तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। क्या हुआ, sp3। भैया इन्होंने बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, वो sp3 है। कैसे है आइए इसकी बात करते हैं। हमारे पास अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन, तो हमारे पास 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3। मुझे पता है यहां पर 1, 2 और 3 यहां पर। बच्चों मुझे यह पता चल गया कि 3 हाइड्रोजन चाहिए और 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है। एक्साइटेशन के लिए हमें यहां पर फंडा नहीं लगाना है बेसिकली, पर मुझे यह पता है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अच्छा, s के बिना कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, यह ध्यान रख लेना। अब ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे और 4 नए ऑर्बिटल देंगे, और 4 नए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 2 3 4। पहले तो sp3 लिख दूं और 5। फिर भाई साहब हाइड्रोजन पहुंचेंगे और कहेंगे नाउ वी विल वार्म द बॉन्ड। आप कहोगे सर जब p ऑर्बिटल थे खाली तो क्या जरूरत थी मतलब एक्सप्लेन करने की, मतलब हाइब्रिडाइजेशन की। बात तो सही है कि क्या जरूरत थी, बट नेचर में अगर केवल p ऑर्बिटल इसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते तो बॉन्ड एंगल हमें 90 मिलना चाहिए था, क्योंकि px, py, pz एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। पर जब हमने NH3 अमोनिया का एक्सपेरिमेंट किया, मतलब अमोनिया पे एक्सपेरिमेंटली डेटा निकाला, तो बॉन्ड एंगल हमें मिला 107। एक लोन पेयर की वजह से जो 109 होता तो वो घट के 107 हो गया। अब यार अब 107 नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा, कैसे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि p ऑर्बिटल केवल प्योर पार्टिसिपेट, ये एक्सप्लेन करने के लिए ही तो फंडा निकाला गया हाइब्रिडाइजेशन, कि ये कैसे। हमने कहा यार ऐसा हुआ होगा कि इसका जो s है वो भी इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करता है और 4 नए ऑर्बिटल बनाता है, और जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलता है उसका बॉन्ड एंगल 109 या उससे थोड़ा बहुत उसके आसपास उससे कम होता है। वही लोन पेयर वाला जो फंडा रिपल्शन की वजह से उसी हिसाब से वेस्पर थ्योरी बन के आई, कि कैसे वेस्पर थ्योरी बन के आई, कैसे बॉन्डिंग। ऐसा नहीं है कि किसी एक थ्योरी को ऐसे ही डेवलप कर लिया गया हुआ,
हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे, उस हजारों एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एनालाइज किया गया होगा और उस एनालिसिस के बाद कहीं जाके एक कंक्लूजन, एक थ्योरी बनाई गई है। इट इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। आपको लगता होगा कि कैसे बना दिया, ऐसी बना दी, कुछ भी बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अ इजी टास्क। आपसे कह दूं मैं एक नई थ्योरी बना के दे दो जरा, और थ्योरी ऐसी बनाना कि अगर कोई नया मॉलिक्यूल आए तो उस पर अप्लाई हो जाए, एटलीस्ट 10 में से 8 में तो हो ही जाए। एक अध्याय एक्सेप्शन केमिस्ट्री में होते ही है, हमने मान लिया। इट्स नॉट अ इजी टास्क। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अभी इसी तरीके से मैं एक फॉर्मेशन ऑफ वाटर की और बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ H2O, या फिर आप समझ लीजिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2O। मुझे पता है ऑक्सीजन, इसके पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाएंगे, और लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, नहीं रह गए, अब 2 तो यूज हो गए, तो 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 लोन पेयर बन के आ गए। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, सम हुआ 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकला। तो कैसे हुआ होगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p2, 2p4, सॉरी 2p2 तो कार्बन का होता है, 2p4 हमारे पास एक, और ये निकलेगा ऐसे 2, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें 1 2 3 और 4। ठीक है, हमारे पास ये बन गया। हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग, और ये चारों के चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जाएंगे, sp3 बनाएंगे और 4 नए ऑर्बिटल आएंगे। अच्छा, खास बात ये होती है, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होता है अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। हमारे पास इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस हिसाब से, इस तरीके से कंबाइंड हो जाएंगे। इट इज क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो केवल यहीं तक, ये देखो, ये तो मैंने फुल डिटेल में ऐसी। अब क्या होगा, जैसे sp3d की बात करेंगे, sp3d में एक d जुड़ गया होगा, sp3d2 में 2 d जुड़ गए होंगे। मैं सीधे मॉलिक्यूल की भी बात कर लेता हूं। बच्चे, मेरे पास क्या हुआ, अगला जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हुआ, अगला आता है हमारे पास, दैट इज द फोर्थ वन, दैट इज sp3d। sp3d को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, PCl5 का एग्जांपल लेता हूं। मैंने एग्जांपल पिक किया है PCl5। मुझे पता है फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 5Cl उसके पास पहुंचे और 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर उन्होंने बना दिया। क्या बना दिया? 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर उन्होंने बना दिया। अब 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर उन्होंने बनाया, तो हमारे पास जो लोन पे, मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर उन्होंने बना दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया sp3d। ये मैंने पहले अपनी ट्रिक से पता लगा लिया, ताकि मुझे ये पता चल जाए कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए भैया, p का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 3s2, 3p3 और 3d0। कुछ ऐसा रहा होगा हाल। मुझे पता है कि यहां पर एक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन, सही से बन जा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन, और d में हमारे पास है 1 2 3 4, अरे 0 है, 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुझे पता है 5 Cl आएंगे, तो 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, मींस 5 ऐसे ऑर्बिटल चाहिए जिसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। तो मैं, ये ग्राउंड स्टेट है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में मेरे को ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देना है।
अब ट्रांसफर करने के बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे 1 2 3 4 और 5, और इसके बाद मुझे पता है एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल्स यहां पे ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और मैं इस तरीके से यहां पर 5 नए ऑर्बिटल बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा sp3d। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 नए ऑर्बिटल बन गए या नहीं बन गए? अब इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, एक Cl, एक Cl, एक Cl, एक Cl और एक Cl। इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, और इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमने उसके बाद Cl के साथ बॉन्ड बना दिया, हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया sp3। इसकी ज्योमेट्री कैसी दिख रही होगी? इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी दिख रही होगी। आप ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगुलर प्लेन पर है और एक ऊपर एक नीचे, मतलब बेसिकली कल मैंने आपको टीबीपी का स्ट्रक्चर दिखाया था। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीबीपी। पॉइंट क्लियर हुआ? सिमिलर वे में एक एग्जाम्पल मैं और पिक करता हूं, एंड दिस एग्जाम्पल या फिर दिस हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज द sp3d2। तो एग्जाम्पल पिक किया मैंने SF6। पहले बच्चों में ट्रिक से मैंने क्या करा, मुझे पता है सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हम बात करते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां पर s इज इक्वल टू 6 है, और वैलेंस मतलब Cl क्या करेगा, रुको रुको रुको, फ्लोरीन क्या करेगा, 6 फ्लोरीन 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर बना देंगे। 6 फ्लोरीन 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर बना देंगे, तो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, S इज इक्वल टू 6 और 6 फ्लोरीन 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर बना दिया इन्होंने। लोन पेयर कुछ बचा रह गया 0। 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, यानी कि टोटल सम 6 निकला, और 6 के साथ हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2। sp3d2 पॉइंट समझ में आ गया? आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। S सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 नहीं 3p6 3p4 3p6 3p4 नहीं 3p4 इज द राइट, दैट इज 3d0। अब क्या होगा, हमारे पास मुझे ये पता है कि p ऑर्बिटल हमारे पास ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास इस तरीके से होगा 1 2 3 4 5 है, इस तरीके से। मुझे पता है 6 फ्लोरीन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। दिस इज द ग्राउंड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजूंगा। तो एक्साइटेड स्टेट में देखो, जरूरत है तो आपको इलेक्ट्रॉन जंप कराना है, अगर आपको जरूरत नहीं है तो जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन को जंप कराना, जरूरी नहीं है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और 6, बस कुछ नहीं। आइए हमारे पास क्या कर लेंगे, इसको अगर हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास 6 नए ऑर्बिटल बन के आएंगे, और 1 2 3 4 और 5 लाइनें ये हुई। दिस इज द sp3d2। एक एक इलेक्ट्रॉन इनको बांट दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 एंड 6 फ्लोरीन आएंगे भाई साहब, और बॉन्डिंग बना लेंगे। ये हुआ हमारे पास, ये क्या चीज हुई, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन sp3d2।
तो बेसिकली मैंने आपको सभी में ट्रिक की हेल्प से भी बताया और मैंने कैसे ये ऑर्बिटल्स की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन निकलता है मैंने ये भी आपको समझाया। तो बेटा बस और कुछ नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये दिखता है, ये कुछ ऐसा बन के आता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी हुई यहां तक, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर, मतलब एक टाइप से बोलूं तो वेस्पर हाइब्रिडाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द वीबीटी, वीबीटी के अंदर ही कहीं ना कहीं ये चीज निकल के आती है। और जो मैंने पहले आपको थ्योरी बताई थी, इट इज अराइज ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन, और वो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से अराइज हुई थी। पर आपको मैंने वो पहले पढ़ाई थी, एनसीईआरटी भी पहले ही बात करती है, ताकि आप वेस्पर पहले समझ लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से निकल जाता है। पॉइंट समझ में आ गया सबको? तो यहां पर एंड होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब एक एंटायरली न्यू थ्योरी, आप उस थ्योरी को इनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, आप वो एंटायरली न्यू थ्योरी एक अलग तरीके से एक रिफ्रेश, आप चाहें तो इस वीडियो को 2 मिनट या 4 मिनट के लिए पॉज करिए, थोड़ा सा चाय नाश्ता लीजिए, या फिर आप एक ब्रेक लीजिए, सुसु ब्रेक जिसे, यानी कि आप वॉशरूम होकर आइए, फेस वॉश करिए, धुलिए, आप फिर से फ्रेश माइंड के साथ बैठिए यहां पर, और इस थ्योरी के बारे में और जो आने वाली थ्योरी है उसको बिल्कुल भी कनेक्ट मत करिए, उसको एंटायरली डिफरेंट वे में सोचिए, इसको एंटायरली डिफरेंट वे में सोचिए, मतलब इसको इसके तरीके से सोचिए, उसको उसके तरीके। अब हमारे पास जो अगली थ्योरी आती है, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। भाई साहब, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है यार, जब दो एटम पास में आते हैं तो दोनों टाइप की ओवरलैपिंग पॉसिबल है और होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है। अभी मैंने आपको ओवरलैपिंग स्टार्टिंग में समझाई थी। तो जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तो वो बनाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब दो एटम पास में आए, जब दोनों एटम पास में आते हैं तो क्या होगा? दोनों एटम पास में आए, बिल्कुल आ गए, दो एटम पास में आए, पास आ गए, दो ऑर्बिटल्स, मतलब दोनों एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक और पॉसिबिलिटी है निगेटिव। अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग जब होती है तो उसकी वजह से जो नया ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है वो उस एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी में कम होता है, क्योंकि बॉन्ड बना रहा है। जबकि अगर निगेटिव ओवरलैपिंग हुई तो हमने ये देखा कि उसकी एनर्जी जो इन ऑर्बिटल से थी वो ज्यादा थी, और ये जो कर रहा था, अगर यहां पर ये ऐसी ओवरलैपिंग हो पाई ऑर्बिटल के अंदर, तो जो बना हुआ बॉन्ड था वो भी टूट जा रहा था। भाई ऐसे तो भैया बहुत सारे बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि हर एटम के अंदर कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव उस कॉम्बिनेशन को, यानी कि बॉन्ड को बनाती है, तोड़ती है, ऐसा कुछ थ्योरी कहती है। तो फिलहाल थ्योरी ये कहती है टू एटॉमिक, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, another one is the anti-bonding molecular orbital, whereas bonding molecular orbitals having the lesser energy than the atomic orbitals, and the second one, anti-bonding molecular orbitals have the higher energy as compared to the atomic orbitals. पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब यार हमारे उसमें एग्जाम में सर ठीक है ये चीज समझ में आ गई, क्या ये पेपर में आने वाला है? ना भैया ना, ये पेपर में नहीं आने वाला। पेपर में क्या आने वाला है? एमओटी डायग्राम। तो क्यों ना हम उस एमओटी डायग्राम पे सीधे जंप करें। जब एमओटी डायग्राम पे सीधे जंप करते हैं तो आपके लिए मैं पहले से बना के लाया हूं, क्योंकि इट टेक्स टाइम, यहां पर मैं बनाऊंगा, इट टेक्स टाइम। ये एटॉमिक डायग्राम उनके लिए वैलिड है जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि अगर मैं जैसे NO की बात करूं या N2 की बात करूं, जिसमें प्रोटॉन का सम 14-15 से ऊपर हो, यानी कि बेसिकली ये एटॉमिक डायग्राम अपने सिलेबस के हिसाब से एप्लीकेबल होगा O2 के लिए, F2 के लिए, और बस इन्हीं दो के लिए वैलिड होगा अगर हम होम उसके लिए बात, और ये NO के लिए भी वैलिड होगा, अगर NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड।
इसमें क्या हुआ, कुछ नहीं, 1s आए, एक सिग्मा एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ध्यान से P आया, P आया। अच्छा यहां सिग्मा 2p z लिखा है मैंने, z क्यों लिखा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि दो एटम्स एक दूसरे से z एक्सेस के अलोंग आ रहे हैं, और जिस एक्सेस के अलोंग आते हैं उस एक्सेस के अलोंग सिग्मा बॉन्ड बनता है और बाकी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये ध्यान रखनी है आपको। तो सिग्मा बॉन्ड बना जिस एक्सेस के अलोंग, अगर यही मैं एटम्स एक्स एक्सिस के अलोंग लाता तो सिग्मा 2p x लिखता, ना कि z। पॉइंट क्लियर हो गया। सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, ऐसे ही जो बॉन्डिंग, जो जितना एनर्जी में डाउन होगा वो उतना एनर्जी में अप होगा। दिस इज अ जनरल रूल। तो ये कुछ इस तरीके से एटॉमिक डायग्राम। अच्छा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर तो एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे लिखा जाता है, सिग्मा 1s, अगर 2 आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके हिसाब से, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा, अब हमारे पास क्या है 2pz। फिर दो ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है तो आप उन्हें एनर्जी में बराबर है तो ऐसे करके लिख दीजिए पाई 2px, पाई 2py, चाहे तो ऊपर नीचे लिख दीजिए, चाहे ब्रैकेट में एक साथ लिख दीजिए। फिर इसके बाद कौन आता है, फिर आता है सिग्मा पाई 2p, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। आपको दो दो इलेक्ट्रॉन के फिलिंग करते चले जाना है। सिमिलर वे में आपके पास जब sp मिक्सिंग, यानी कि जब p प्रोटॉन 15 से कम हो, जब प्रोटॉन किसी मॉलिक्यूलर सिस्टम में 15 से कम हो, तब ये वाला फॉलो होगा। अच्छा इसमें और इसमें पूरे स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, देखो पूरे स्ट्रक्चर में यहां पर का कॉम्बिनेशन जो है 1 2 2 2 2 1 है, ठीक है। यहां पर बस कुछ नहीं करा है, ये वाली जो बीच वाली लाइन थी अगले स्ट्रक्चर में इसको मैं ऐसे कर दूंगा, यानी कि दो वाले ऑर्बिटल्स नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास कुछ नहीं करा, बस मैंने पलट लिया। अच्छा ये पलटा क्यों, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इसका बस सिंपल सा इतना सा आंसर है कि इसका P और इसका S थोड़ा सा मिक्स हो जाता है और उस मिक्सिंग की वजह से कुछ ऐसा क्रिएट होता है। सिमिलरली इधर भी P और S के थोड़ा मिक्सिंग की वजह से कुछ ऐसा क्रिएशन आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही सिमिलर यहां से लेके वहां तक आपको लिखना होता है। तो दैट इज द सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। ये ऊपर नीचे होने लग गया है, एक सेकेंड, मतलब मिटने लग गया है अपने आप, यस। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार, फिर आपके पास क्या आता है, हाँ पाई, अब पाई 2px, पाई 2py, और यहां पर फिर आता है सिग्मा 2pz और पाई 2p, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। कुछ ऐसा चलेगा और कुछ नहीं, एक जगह पलटला है। अच्छा ये थ्योरी हमने पढ़ ली सर, हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमारे कोर्स में क्या आएगा, हमारे कोर्स में आएगा बॉन्ड ऑर्डर निकालना, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर निकालना, हमारे पास एमओटी डायग्राम आ सकता है। चलिए बच्चे कुछ एमओटी डायग्राम और पहले कुछ और फॉर्मूले अगर हम देखते हैं तो उन फॉर्मूले को पहले समझते हैं। पहले हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2।
बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि NB हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस, और Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलिए हम क्या करते हैं, सिलेबस में जो हमारे पास कुछ एमओटी डायग्राम है, जैसे कि मैंने एमओटी डायग्राम ड्रॉ किया N2 का, एमओटी डायग्राम ऑफ N2, एमओटी डायग्राम ऑफ N2। अब बच्चों, अब N2 का एमओटी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो मेरे को ध्यान रखो प्रोटॉन कितने हैं, 14, यानी sp मिक्सिंग चलेगा। अब मैं केवल बीच वाला पार्ट ड्रॉ करता हूं, मैं बीच वाला क्या करता हूं, 1s 1 2 3 4, फिर बीच वाला पार्ट ड्रॉ करना है 1 2 3 1 2 3, यानी कि इसको मैंने बोला सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2py। अगर हम बात करते हैं पाई 2px, पाई 2py, और यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा 2pz और पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2px, सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2pz, यह हम लिख देंगे। बस अब क्या करना है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं बॉन्डिंग, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो दैट इज द 10। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 2 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है मेरे पास। कितना निकल के आया बॉन्ड ऑर्डर, मेरे पास निकल के आया 3। या इसको आप ऐसे सोचो, बॉन्ड बना बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बना बॉन्ड टूटा, मतलब एंटी बॉन्डिंग जो सिमिलर, जैसे सिग्मा जिसका बॉन्डिंग होगा उसका एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इट मींस हमारे पास क्या हो जाता है। अच्छा, खास बात, स्टार से एंटी बॉन्डिंग को दिखाया जाता है, ठीक है, तो उसका मींस वो बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड बना, एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड बना बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बना बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बनाए बॉन्ड बनाए बॉन्ड बनाए, पर अभी कोई तोड़ने के लिए नहीं पहुंचा है। अच्छा, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड मतलब इट इज अ पैरा मैग्नेटिक, सॉरी डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। पॉइंट क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैं आपको एमओटी, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये कुछ एमओटी डायग्राम मैंने यहां पर दिखा दिया। देखो ये B2 का है, आपने सिग्मा 2s से स्टार्ट किया है, एकदम बॉटम वाले 2 ऑर्बिटल्स इन्होंने नहीं रिप्रेजेंट किए, तो दो वाले बॉटम वाले 2 ऑर्बिटल्स इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं करे हैं, ये B2 का हो जाएगा। B2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुल मिला के 5 5 10, 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल हो गए, 5th 6th 7th 8th 9th 10th ऐसे करके आपके पास बना दिया। सिमिलर C2 का, N2 का, फिर O2 विदाउट sp मिक्सिंग, देखो लिखा हुआ भी है 2s and 2p मिक्सिंग, O2 F2 N2। अगर आप N2 की खास बात देखोगे तो N2 में कोई डेटा नहीं लिखा हुआ है, क्यों, बॉन्ड बना बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बना बॉन्ड टूटा, सॉरी बॉन्ड बना बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बना हुआ है बॉन्ड बना हुआ है बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड टूटा बॉन्ड टूटा बॉन्ड टूट गया। तो कुल मिला के कुछ इस तरीके से हमारे पास बॉन्डिंग के वो आती। मैं आपको O2 का थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। O2 का मैं एमओटी बनाता हूं, O2 का एमओटी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। O2 यानी कि O2 में हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 ही प्रोटॉन भी है, यानी कि जो डायग्राम बनेगा विदाउट sp मिक्सिंग बनेगा।
विदाउट sp मिक्सिंग बनेगा तो 1 2 3 4, 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास विदाउट sp मिक्सिंग वाले होंगे तो कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। अब सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z, सिग पाई 2p x, पाई 2py, पाई स्टार 2px, हाँ y, इधर y लिखा है तो y लिखो, पाई स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2pz। पॉइंट समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सिंपल, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दोनों इसी में नहीं दे देने, बस सिमिलर है, पहले आधे आधे भरेंगे देन फिर फुल भरेंगे। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग में तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 ही इलेक्ट्रॉन है, पर एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आया बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब मेरे से पूछा गया इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, इट इज अ पैरामैग्नेटिक, इट इज अ पैरामैग्नेटिक। बच्चों अब ना मैं क्या करता हूं, एक ट्रिक बताता हूं यहां पर बच्चों, आप सब लोगों को मैं सभी को बताता हूं, क्लासरूम में भी ये बताता हूं। ये ट्रिक आपको एमओटी, जैसे आपसे एमओटी डायग्राम बनवाए ना, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे कि गिवन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, अगर गिवन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर वो पूछता है तो डायरेक्ट कैसे निकालना है, मैं इस चीज के बारे में आपसे बात करता हूं। तो मेरे पास जो आता है, यहां पर आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आता है बॉन्ड ऑर्डर, और ये आता है मैग्नेटिक नेचर। ये हर एक के बारे में नहीं बता सकता, पर मैं कुछ के बारे में तो मैं बता सकता हूं। अब बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास निकल के आता है मैग्नेटिक नेचर, हम ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बॉक्स नहीं ड्रॉ करूंगा तो कंफ्यूजन में कहीं आप गलत ना समझ ले बस। ये आता है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 18 19 20 तक जाना था बच्चे, तो इसको हम यहां पर उसके बाद बना लेते हैं। आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, 8 9 तो चलिए बच्चे मैंने टेबल बना दिया है, इसमें मैंने यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा है 8 से लेके 20 तक। आपको क्या करना है, यहां पर ये जो 14 लिखा है इस पर लिखना है 3, और ऊपर जाना है तो 2.5, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है किसी सिस्टम में तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, 13 है तो 2.5, अगर 15 है तो 2.5, 12 है तो 2.5 घटाते जाइए, यहां पर आएगा 1.5 1.5, दिस इज 1 1 0.5, दिस इज 0.5, और यहां पर डू नॉट एग्जिस्ट और डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि दैट इज 0। ये हो गया, कुछ ऐसा बन के आएगा। मैग्नेटिक नेचर हमारे पास जितने भी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर वाले हैं, इट इज पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक। सिमिलर
पैरा मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये होगा पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक। अच्छा, ये तो हो गए फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर वाले। और किसी का सर और होगा कैलकुलेशंस करनी होती, मतलब पूरा प्रॉपर डायग्राम, बट इस वाले केस में ये हमेशा डायामैग्नेटिक आएगा और ये हमेशा पैरामैग्नेटिक आएगा। अगर किसी के पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो ऑलवेज वो पैरामैग्नेटिक आएगा, और अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो वो डायामैग्नेटिक आएगा। इस डेटा के साथ आप चलेंगे। जैसे मेरे से पूछ लिया गया कि भैया N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मैं बोलूंगा कितने इलेक्ट्रॉन, 14, तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अब मेरे से पूछ लिया गया सर जी N2 प्लस का बताइए, मैं बोलूंगा कितने इलेक्ट्रॉन, भैया N2 में होते थे 14, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया 13, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। समझ में आया। मेरे से पूछा गया O2 2 नेगेटिव, मैंने कहा O2 में होते हैं 16, 2 नेगेटिव और हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 1। ये इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दी। लगभग ये इतने में ये पैरामैग्नेटिक। अगर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है तो बेफिक्र आंख होकर बंद करके लिख दीजिए। आपको 16 का मैंने बता दिया पैरामैग्नेटिक मिलेगा, और हमारे पास मैंने क्या बता दिया, जनरली 3 का बताया यानी कि 14 का बताया डायमैग्नेटिक। बस इतना सा था एमओटी, जो मैंने आपको बहुत छोटे, मतलब वैसे तो काफी बड़ा है, पर अपने काम की चीज जितनी एमओटी की है वो इतनी है। और ये पेज मैंने एनसीईआरटी के डेटा से उठा के आपके लिए पेस्ट करा हुआ है। इसमें क्या है, आपको क्या करना है, यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर आप एनसीईआरटी के हिसाब से डेटा को मैच करा के देख सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। राइट नाउ बच्चे, अब इस चैप्टर के आज का लास्ट टॉपिक, और बहुत छोटा सा, क्योंकि हमारे इसमें बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड चीजें नहीं आती है। आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बिल्कुल आएंगी, पर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती है। अब ये पूछा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइन एज द, हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, एज द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स द हाइड्रोजन एटम of one molecule with the electronegative atom of fluorine, oxygen, nitrogen of the another molecule। मैंने बोला बच्चों मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HF, एक अनदर मॉलिक्यूल है HF, एक सॉल्यूशन होगा। मुझे पता है कि इसके पास पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सिमिलर वे में पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास में आया, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, दैट अट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट अट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको समझ में आया। तो जब, अब यहां फ्लोरीन की जगह क्या हो सकता था, ऑक्सीजन हो सकता था, नाइट्रोजन हो सकता था। जब यहां पर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो आइदर नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, आइदर फ्लोरीन से कनेक्टेड हो, आइदर ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, तो उसके पास इतना पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होता है कि वो पार्शियल पॉजिटिव दूसरे एटम के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, यानी कि वो फ्लोरीन हो सकता है दूसरे एटम का, उनके साथ एक फोर्स में, प्लस माइनस के फोर्स में बाइंड होता है। इस फोर्स को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसा नहीं है कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई बहुत मतलब वो है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है हमारे पास क्या होगा, मतलब इसका काफी रोल हमारे उसमें प्ले होगा, ठीक है। अब ये क्या क्या रोल प्ले होगा हम इसके लिए समझते हैं। पहले, उससे पहले हम समझते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करता हूं तो देयर इज ए 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखाता हूं। पहला आता है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
bonding. Intermolecular hydrogen bonding. And the second one is intramolecular hydrogen bonding. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है क्या चीज? जब दो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल। अच्छा, डिफरेंट होंगे या नहीं होंगे वो बात की, दो मॉलिक्यूल लाइक HF, लाइक HOH, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब सॉरी, वो सेम भी हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं। अभी मैं काफी सारे एग्जांपल बताऊंगा आपको जिसमें अलग भी हो सकते हैं, वो सेम। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसका स्ट्रक्चर जो बन के आता है बच्चों, वो कुछ ऐसा बन के आता है। ए ऐसे बना देते थे, OH, N, डबल बॉन्ड O और एक एरो O। अब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन के आता है तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन H2O is liquid and H2S is gas at room temperature। अब रीजन क्या है? बिकॉज H2O में आंसर, बिकॉज आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे ऐसे, आप पहले डायग्राम बना देंगे, आप ऐसे करके एक डायग्राम बना देंगे, ये एंड सो ऑन, ऐसे करके। देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन H2O, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट in H2O due to which it exists as liquid at room temperature, whereas in H2S there is no hydrogen bonding is present, no hydrogen bonding is present। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सिक्वेंसेस से क्या होता है, मतलब अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग boiling and melting point increases, viscosity increases। भाई ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो क्या होगा कि ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंड अप हैं और उसको एक से लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को आपको शिफ्ट करना मुश्किल होगा। अगर कहीं पर वो भी ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बात करूं, दिस इज द कॉज ऑफ इंट्रा
फर्क नहीं डाले। इंट्रा तो एक मॉलिक्यूल के अंदर है, उसे दूसरे मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, वो अपने में खोई हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये थी कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में मिल सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बहुत सी ऐसी जगह पे मिलेगी, जैसे कि आपको इस पे भी मिलेगी, आपको मिल जाएगी ओ एच, हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हो, आर, ओ एच आर, ओ एच आर, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मिल गई, ऐसे करके एंड सो ऑन, ऐसे करके एंड सो ऑन। आपको एसिडिक एसिड में मिल जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिडिक एसिड में कैसे मिलेगी? CH3 C, C O H डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O, O और H और CH3। अब होगा क्या? एसिडिक एसिड एग्जिस्ट एज ए डाइमर, डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चे कुछ ये एग्जाम्पल थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। जो हमने पढ़ाया वो आपको कैसा लगा? आप अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे शेयर करिए दोस्तों के साथ, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके स्कूल के एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे हों, ऐसी ही मैं दुआ करता हूं। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।